Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher SM Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss another topic related to this chapter. The name of this chapter, as you can see on your screen, nuclear structure. Okay, background radiation की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो बैकग्राउंड रेडिएशन के अंदर रेडिएशन प्रेजेंट इन आर सराउंडिंग ड्यू टू डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। रेडिएशन जो मौजूद है हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे इर्द गिर्द में, ड्यू टू डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस की एग्जिस्टेंस की वजह से उनको हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। सोर्सेज ऑफ दिस रेडिएशन इंक्लूड रॉक्स। और ये इन रेडिएशन के जो सोर्सेज है वो क्या है? रॉक्स हैं, सॉइल है, वाटर है, एयर है एंड स्पेस है। रेडिएशन कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस इज कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशन। और ऐसी रेडिएशन जो हमारे पास आउटर स्पेस से आती हैं उनको हम कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं। विच प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन के ऊपर बेस करती है, इलेक्ट्रॉन पे बेस करती है, अल्फा पार्टिकल पे बेस करती है, जिनको अल्फा पार्टिकल और लार्जर न्यूक्लियाई पर बेस करती है। द कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद एटम्स। और कॉस्मिक रेडिएशन जितनी भी हैं वो एटम्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, टू क्रिएट अ शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन, जो कि दूसरी सेकेंडरी रेडिएशन को जो है वो क्रिएट करने में मददगार साबित होती हैं, इंक्लूडिंग एक्सरेज, म्यून्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तमाम के तमाम उसमें क्या है बेटा? शामिल है। Okay, student, we talk about half-life. As you can see on your screen, the time interval in which half of the nuclei of the given sample of radioactive substance decay into daughter nuclei, कि वो टाइम इंटरवल जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस, जो भी हमें गिवन सैंपल दिया हुआ है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, उसका न्यूक्लियाई जो है वो डीके हो, ब्रेक हो डॉटेड न्यूक्लियाई में, इज नोन एज, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ द गिवन एलिमेंट। ईच रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज इट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स हाफ लाइफ। हर एलिमेंट की अपनी अपनी, हर रेडियोएक्टिव एलिमेंट की अपनी अपनी एक हाफ लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन 131 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 8 days। आयोडीन 131 की जो हाफ लाइफ है वो 8 days है। सपोज गिवन सैंपल ऑफ आयोडीन 131 कंटेन 2000 न्यूक्लियाई। फर्स्ट कर लिया अगर हमारे पास 131 आयोडीन जो कंटेन करे 2000 न्यूक्लियाई, सो आफ्टर 8 days हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई दैट इज 1000 डीके। तो आफ्टर 8 days जो होगा वो 1000 डीके इंटू ड्यूटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। वाइल नंबर ऑफ पैरेंट न्यूक्लियर रिमेन विल बी 1000, जबकि इसका पैरेंट न्यूक्लियर जो रिमेन रहेगा वो 1000 ही रहेगा। n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की पावर n, where n is the remaining atom and n naught is the number of original atom and small n is the number of half life. ओके स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव डेटिंग की अगर हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ एन ऑर्गेनिक मैटर, कैसा प्रोसेस जो कि बेसिकली एक अप्रोक्सीमेट एज, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के अप्रोक्सीमेट एज को कैलकुलेट किया जाए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के जरिए, उसको हम रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं। मोस्टली कार्बन 14 आइसोटॉप इज यूज्ड, और इसके लिए जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो कार्बन का 14 आइसोटॉप इस्तेमाल होता है। हैंस दिस प्रोसेस इज कॉमनली रिफर्ड एज कार्बन डेटिंग। इस प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग का नाम देते हैं। एक्सलेशन की हम बात करें तो कॉस्मिक रेडिएशन प्रोड्यूस फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन विच प्रोड्यूस कार्बन 14 फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और कॉस्मिक रेडिएशन जो कि बेसिकली आउट ऑफ स्पेस से आती हैं, तो वो प्रोड्यूस फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हमें प्रोवाइड करती हैं, विच प्रोड्यूस कार्बन 14 फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि प्रोड्यूस होता है हमें बेसिकली कार्बन 14 जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से हमें लिया जाता है। दिस रेडियोएक्टिव कार्बन 14 प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, जबकि ये रेडियोएक्टिव कार्बन 14 जो है इसकी कम मिकदार होती है एटमॉस्फेयर में। लिविंग प्लांट्स यूज दिस कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। और लिविंग प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। बिकम स्लाइटली रेडियोएक्टिव, जो कि जो कि रेडियोएक्टिव होता है लेकिन स्लाइटली होता है। द एक्टिविटी ऑफ द लाइफ प्लांट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट एज द कार्बन 14 इज बीइंग replenished, but when they die the radioactive carbon 14 present inside the body start decaying. एज हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स, जबकि देखें कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ है वो 5730 ईयर्स है। Therefore, the age of a dead plant can be calculated by comparing the activity of carbon 14 in the live and dead plants. तो इस तरीके से हम जो है वो एक डेड प्लांट की जो एज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कंपेयर करके कार्बन 14 की लाइफ से और उसके डेड प्लांट से। और आप डायग्राम में भी स्टूडेंट देख सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, एक्टिविटी की अगर हम बात करें, सो एक्टिविटी क्या होता है? द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट पर सेकंड इज कॉल्ड एक्टिविटी। कि वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं पर सेकंड में, उसको हम एक्टिविटी कहेंगे। एक्टिविटी का फॉर्मूला, एज ऑल ऑफ यू नो अबाउट वेरी वेल, एज यू कैन सी ऑल्सो ऑन योर स्क्रीन, ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वेयर डेल्टा ए इज द एक्टिविटी, डेल्टा ए वेयर ए इज द एक्टिविटी, ए को हम एक्टिविटी कह रहे हैं, डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है दैट डिकेड इन टाइम डेल्टा टी, जो कि डिकेड हो रहा है, ब्रेक हो रहा है टाइम डेल्टा टी में। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एन डिक्रीजेस विद टाइम, और नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एन डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ। इट यूनिट इज बैक्वेरल, और इसको बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट की जो यूनिट रखी गई वो बैक्वेरल बी क्यू रखी गई। Okay, student, we have some MCQ related to these topics, as you can see on your screen. Okay, radiation coming from outer space is called outer radiation, cosmic radiation, exordiation, thermal radiation. So स्टूडेंट, आपने अभी इसी लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया, यकीनन आपके जहनों में इसका आंसर सही आ रहा होगा, और तमाम स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉस्मिक रेडिएशन। Okay, the process of calculating the approximate age of an organic matter by using radioactive isotope is called soft dating, hard dating, age dating या radioactive dating। क्या ऐसा प्रोसेस जो कि अप्रोक्सीमेट एज को कैलकुलेट किया जाए, ऑर्गेनिक मैटर के अप्रोक्सीमेट एज कैलकुलेट की जाए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के जरिए, तो सॉफ्ट डेटिंग कहलाता है, हार्ड डेटिंग, एज डेटिंग या रेडियोएक्टिव डेटिंग कहलाता है। सो यकीनन स्टूडेंट इसका भी आंसर आप सही दे पाएंगे, जो कि बेसिकली आइसोटोप ऑफ कार्बन 14 से जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने इसी लेक्चर में आपसे डिस्कस किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रेडियोएक्टिव डेटिंग। शाबाश, तमाम स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। ओके, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट पर सेकंड इज कॉल्ड हाफ लाइफ, एक्टिविटी, बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग सिलेक्शन। के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट होंगे पर सेकंड में, उनको हम हाफ लाइफ कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं या बाइंडिंग सेक्शन कहते हैं। आप तमाम स्टूडेंट ने इसका आंसर भी सही दिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की अगर हम बात करें, सो आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैविंग अनस्टेबल न्यूक्लियाई, आइसोटोप्स एलिमेंट के जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई रखते हैं, इमिट रेडिएशन, मुसलसल अपनी रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं, और इनको हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स भी कहते हैं। एग्जांपल दे रहे हैं, हाइड्रोजन 13, कार्बन 614। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को हम नेचुरल या आर्टिफिशियल प्रोड्यूस कर सकते हैं। आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कैन बी प्रोड्यूस बाय बम्बार्डिंग स्टेबल एंड नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट विद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। आर्टिफिशियली हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को क्या करते हैं कि हम बम्बार्ड करते हैं स्टेबल को और नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट को आपस में, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं। सम एग्जांपल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ दिखाई गई है और एक एग्जांपल यहाँ दिखाई गई है। यहाँ न्यूट्रॉन को सल्फर न्यूक्लाइड स्टेबल के साथ आपने बम्बार्ड कराया है, तो फॉस्फोरस न्यूक्लाइड अनस्टेबल और प्रोटॉन मिला, और हीलियम को एल्यूमिनियम के साथ तो फॉस्फोरस न्यूक्लाइड और न्यूट्रॉन मिला। Application of radioactive isotopes, as you can see on your screen. Radioactive isotopes are widely employed in various fields. Some of these are radioactive isotopes basically एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ फील्ड्स में। ट्रेसर टेक्निक की अगर हम बात करें, सो रेडियोएक्टिव आइसोटोप आर यूज एज ट्रेसर इन वेरियस फील्ड। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जा रहा है डिफरेंट फील्ड में एज अ ट्रेसर, स्पेशली इन मेडिकल साइंस में। अगर हम बात करें तो टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, दीज हेल्प टू डायग्नोज एंड क्योर सम अननोन डिजीज। जितनी भी अननोन डिजीज हैं उनको हम जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के थ्रू जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ट्रेस कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें आयोडीन 131 की, इज यूज्ड फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ थायराइड फंक्शनिंग। फॉस्फोरस की बात करें, इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर एंड द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, ट्रेसिंग डाइजेशन ऑफ वेरियस फूड मॉलिक्यूल। सोडियम की बात करें, कैन बी यूज फॉर ट्रेसिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। रेडियो आइसोटोप्स की बात करें, कैन बी यूज फॉर ट्रेसिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। इन इंडस्ट्री में ट्रेसर कैन बी यूज टू लोकेट द वेयर एंड टेयर ऑफ द मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी। इन डिफरेंट चीज़ों के डायग्नोस की, चाहे वो डिजीज हो या मशीन के कोई डिफेक्टिव पार्ट हो, उनके लिए हम जो है वो रेडियोएक्टिव रेडिएशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। दे कैन बी यूज फॉर द लोकेशन ऑफ लीक इन अंडरग्राउंड पाइप्स, की जो लीकेज की जो लोकेशंस होती है उनको भी इस्तेमाल करने के लिए
ये इस्तेमाल किए जाते हैं यूज इन एग्रीकल्चर। फॉस्फोर 32 इज यूज टू ट्रेस फर्टिलाइजर अपटेक बाय प्लांट्स। ओके, सो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की हम बात करें, so radioisotopes are used in nuclear medicine for curing various diseases. Narrow beam of gamma rays emitted from radioactive cobalt is used for curing cancerous tumor cell. उन कैंसर ट्यूमर सेल की ट्रीटमेंट के लिए उनको किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन 131 प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर को इस्तेमाल इम्प्रूव करने के लिए, और इसके जरासीम को किल करने के लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कैल्शियम की बात करें तो ट्रीटिंग बोन कैंसर के लिए जो है वो कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीमराइजेशन की स्टूडेंट बात करें हम, तो द रेडिएशन प्रोसेस इन पॉलीमराइजेशन हैज हेल्प टू इवॉल्व न्यू प्लास्टिक मटेरियल। कि वो रेडिएशन का प्रोसेस जिसके अंदर पॉलीमराइजेशन में हमें जो है वो एज अ हेल्पफुल साबित होता है टू इवॉल्व न्यू प्लास्टिक मटेरियल। न्यू प्लास्टिक मटेरियल को इवॉल्व करने के लिए पेस्टिसाइड एंड सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बेसिकली इवॉल्व करने के लिए। स्टेरिलाइजेशन की अगर हम बात करें, सो रेडिएशन कैन डिस्ट्रॉय जर्म्स। ऐसी रेडिएशन जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, यूज टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड अदर मेडिकल अप्लायंसेस। Okay, student, we have MCQ related to this topic. As you can see on your screen, it is used for the monitoring of thyroid function, जो कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि फॉस्फोरस 32 होगा, कार्बन 14 होगा, आयोडीन 131 होगा या हाइड्रोजन 3 होगा। सो आप इसका आंसर सही दे पाएंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आयोडीन 131। It is used for the diagnosis of brain tumor and the affected part of the body. फॉस्फोरस होगा, कार्बन होगा, आयोडीन या हाइड्रोजन होगा। तो ब्रेन ट्यूमर के जो अफेक्टेड पार्ट हैं उनको डायग्नोस करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है फॉस्फोरस 32, कि हमने आपसे इसी लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इन एग्रीकल्चर इट इज यूज टू ट्रेस फर्टिलाइजर अपटेक बाय प्लांट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फॉस्फोरस 32। आप तमाम स्टूडेंट ने इसका आंसर भी सही दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिजन की अगर हम बात करें, सो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर फ्रेगमेंट। ऐसा प्रोसेस जो कि स्प्लिट करते हैं हैवी न्यूक्लियस को लाइटर फ्रेगमेंट में विद द इमिशन ऑफ एनर्जी व्हेन बम्बार्डेड बाय अ स्लोइंग मूविंग न्यूट्रॉन। और वो एनर्जी का इमिशन जब आप जो है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ जो है उसको बम्बार्ड कराएं, और ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहलाता है। आप देख रहे हैं कि यूरेनियम जब ब्रेक हो रहा है तो वो बेरियम में और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो रहा है। When uranium-235 and 92 absorb slow-moving neutron, it converts into an unstable intermediate that lasts only for a fraction of a second before splitting into barium and krypton with the emission of 3 neutron and large amount of energy. So we have the basic equation in this process, as you can see on your screen. The total mass of the product is less than the original mass of the heavy nucleus. This mass difference is converted into energy by Einstein equation. About 200 mega electron volt energy is released in each fission event. हर fission event के अंदर तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो इमिट होती है। चेन रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट हम, सो ड्यूरिंग फ्यूजन रिएक्शन 2 to 3 न्यूट्रॉन इमिट विच में कॉज फ्यूजन रिएक्शन। के फ्यूजन रिएक्शन के दौरान 2 या 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो इमिट होते हैं और ये फ्यूजन रिएक्शन का सबब बनते हैं, कॉज बनते हैं with other reactant nuclei. Thus neutron will produce further fusion to other nuclei. This is called chain reaction। और इस तरीके से ये चेन इनकी चलती रहती है जिसको हम चेन रिएक्शन कॉल करते हैं। If chain reaction continues, more neutron will emit an enormous amount of energy release। और इसके रिजल्ट में हमें एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती हुई दिखती है। We have some MCQ related to this topic, as you can see on your screen. Process of splitting heavy nucleus into lighter fragment with the emission of energy when bombarded by a slow moving neutron is called। We have option right now again, as you can see on your screen, nuclear fusion, both of these or none of these, जैसे कि अभी हमने इस टॉपिक में आपसे डिस्कस किया। So the correct option is option B, nuclear fusion, जो कि आपने सही आंसर दिया है। In nuclear reactor are used to absorb excess neutron to slow down the reaction। रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए कूलेंट इस्तेमाल होगा, कॉन्क्रीट वॉल इस्तेमाल होगी, लीड इस्तेमाल होगा, मॉडरेटर इस्तेमाल होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मॉडरेटर, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने
सही आंसर दिया है। न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में द प्रोसेस इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म करते हैं हैवी न्यूक्लियस को, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इट रिलीज ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और फ्यूजन रिएक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो फ्यूजन रिएक्शन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसके हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हिरोशिमा पर और जिसको हम नागासाकी के मकाम पर भी कहेंगे हाइड्रोजन बम जब गिराया गया था, तो वो बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन था। फ्यूजन रिएक्शन नाम से ही जाहिर है कि जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो ये इर्द गिर्द की तमाम चीजों को मेल्ट कर देगा, फ्यूज कर देगा, पिघला देगा। तो ये कई गुना ज्यादा खतरनाक है फ्यूजन रिएक्शन के दौरान। फ्यूजन रिएक्शन का चेन रिएक्शन खत्म हो सकता है, और फ्यूजन रिएक्शन का चेन रिएक्शन कभी ना खत्म होने वाला होता है, जो बहुत टाइम, अभी देखें हिरोशिमा पर या नागासाकी के मकाम पर जो हाइड्रोजन बम गिराया गया, उसके असरात कई टाइम गुजरने के बाद भी, कई साल गुजरने के बाद भी उसके असरात मौजूद हैं। उधर जो बेबीज बर्थ होते हैं, बेबीज की जो बर्थ होती हैं वो एबनॉर्मल होती हैं, उनकी हवा में, उनके ऑक्सीजन में आज भी जहर शामिल है, उनके जो फसलें हैं उनमें आज भी जहर शामिल है। तो बाहर से जो है उनके खाने पीने का इंतजाम होता है। तो ये तमाम चीज़ें। Okay, the energy is released because the total mass of the product is less than the mass of the reactant. So this mass difference is converted into energy by Einstein equation के जरिए आप जो है इसकी एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं as to positively charged nuclei are brought together of fusion reaction. So a huge amount of energy is required to overcome the electrostatic repulsion between them. एक huge amount of energy जो कि हमें required होती है electrostatic repulsion को कम करने के लिए. So fusion reaction produce a large number of neutron of fairly large energy. फ्यूजन रिएक्शन बेसिकली एक लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करता है जिसकी एनर्जी भी कई ज्यादा होती है, विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस फ्यूजन अगेन। ओके, अगर इसका आप डिफरेंशिएट देखें फ्यूजन और फ्यूजन का, सो फ्यूजन रिएक्शन के अंदर इन दिस रिएक्शन अ हैवी न्यूक्लियस इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, जबकि फ्यूजन रिएक्शन में इन दिस रिएक्शन टू लाइटर न्यूक्लियर फ्यूज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, so it produce less amount of heat or it produce large amount of heat. So this reaction can be performed easily, this reaction can not be performed easily. Fusion reaction can be utilized for peaceful purposes, that is electricity generation. Fusion reaction cannot be utilized for peaceful purposes. Alpha rays, beta rays की अगर हम बात करें स्टूडेंट, so they contain positive charge alpha particle, they contain negative charge electron. The mass of alpha particle is equal to the nucleus of helium atom. The mass of beta particle is equal to electron. They have high ionizing power or they have low ionizing power. They have low penetrating power, they have high penetrating power. They produce fluorescence in zinc sulfide, they produce fluorescence in barium platinoside. Fluorescence का मतलब कि जब अल्फा रेस को गुजारेंगे तो वहां एक लाइट इल्यूमिनेट होगी जिसको हम चिंगारियों की फॉर्म भी कहते हैं, फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। अल्फा रेस और गामा रेस की अगर हम बात करें, दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल, दे कैरी नो चार्ज। गामा रेस कोई चार्ज नहीं रखते। द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, जबकि दे आर हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे हैव हाई आयनाइजिंग पावर, दे हैव लीस्ट आयनाइजिंग पावर, दे हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। बीटा रेस और गामा रेस की बात करें हम, तो दे कंटेन नेगेटिवली चार्ज और दे कैरी नो चार्ज। दे मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, जबकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह हाई एनर्जी रखते हैं। दे हैव हाई आयोनाइजिंग और दे हैव लीस्ट आयोनाइजिंग, दे हैव लो पेनिट्रेटिंग, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग, दे हैव द स्पीड 90 टू 10 टू पावर 7 टू 27 टू 10 टू पावर 7, जबकि ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, रेडिएशन हैजर्ड्स की बात करें हम, तो ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन कैन बी डैमेजिंग। तमाम तरह की जो रेडिएशन होती हैं वो डैमेजिंग ही होती हैं। द एक्सटेंट ऑफ डैमेज डिपेंड अपॉन द पेनिट्रेटिंग पावर एंड रेट ऑफ एक्सपोजर। और ये जो इनकी एक्सटेंट ऑफ डैमेज है डिपेंड करता है कि उनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है और रेट ऑफ एक्सपोजर क्या है, कितनी देर के लिए उनको अप्लाई किया जा रहा है। अल्फा रेज बीइंग लीस्ट पेनिट्रेटेबल आर लीस्ट हैजर्डस, hazardous, and gamma rays being the most penetrated are the most dangerous radiation. Hazardous effect produced by the radiation are radiation burn, which may cause redness and sores on the skin, infertility and inability to produce children, so genetic mutations which cause serious deformities और growth of tumor in specific body tissues, जो तमाम के तमाम इसके नुकसानात हैं। और लेकमिया, ब्लड कैंसर जो बेसिकली ये, और ब्लाइंडनेस और फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट इन द आई।
प्रिकॉशन टू मिनिमाइज रेडिएशन हैजर्ड्स, इनकी प्रिकॉशन क्या होंगी मिनिमाइज करने के लिए इनको? सो पर्सन शुड कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेडिएशन बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन फॉल विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ द सोर्स। कि पर्सन को चाहिए कि वो सेफ डिस्टेंस के ऊपर रहें जहाँ ये रेडिएशन का यूज हो रहा हो, क्योंकि इनकी रेडिएशन जो है वो बहुत डेंसिटी की जो रेडिएशन की जो डेंसिटी होती है वो फॉल्स होती है विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ द सोर्स। सो ट्रीटमेंट विद द रेडिएशन शुड टेक मिनिमम पॉसिबल टाइम ऑफ एक्सपोजर, बहुत कम से कम टाइम के लिए अप्लाई करना चाहिए रेडिएशन को। रिएक्टर शुड बी वेल शील्डेड बाय थिक कॉन्क्रीट वॉल, और रिएक्टर को हमेशा वेल शील्डेड या थिक कॉन्क्रीट वॉल से जो है उसको शील्ड करना चाहिए। Radioactive material in the laboratory should be converted into a lead box with a lid made of the lead. Source of radiation should only be handled with tongues and forceps. रेडिएशन का जो सोर्स होगा जिससे रेडिएशन इमिट हो रही होगी उसको आप हाथ से ना पकड़ें, डायरेक्ट टंग से या फोर्सेप के थ्रू जो है उसको आप कंट्रोल करें, पकड़ें। पर्सन शुड बी यूज रबर ग्लव्स एंड हैंड शुड बी वॉश्ड केयरफुली आफ्टर द हैंडलिंग। इसको इस्तेमाल करें रबर ग्लव्स के साथ और हैंड को वॉश कर लें यूज करने के बाद। frequently visit to the radiation sensitive areas should be avoided, और इन सेंसिटिव एरियाज में विजिट करने से ग्रेज करें कि आप बार बार वहाँ जो है वो विजिट ना करें जहाँ पे ये रेडिएशन की परफॉर्मेंस है या कोई वर्किंग है। बाइंडिंग एनर्जी की हम बात करें स्टूडेंट, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होगी कि किसी न्यूक्लियस को मैं कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स के अंदर ब्रेक कर दूं, तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। सेक्शन ए बेस करता है शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पर, एमसीक्यूज पर बेस करता है स्टूडेंट। वी हैव द प्रोसेस इन विच टू लाइटर न्यूक्लियर आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड। वी हैव फोर ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीस्ट हैजार्डोस, अल्फा रेज है, बीटा रेज है, गामा रेज है, या ऑल ऑफ दीज है? तो बेटे तमाम कौन सी जो है वो लीस्ट हैजार्डोस होंगी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अल्फा रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट डेंजरस? मोस्ट डेंजरस जो है वो गामा रेज हैं। जबकि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस, जो आपने अभी डिस्कस किया, तमाम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, बाइंडिंग एनर्जी। सेक्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे बेस कर रहा है स्टूडेंट। न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद है कि अ लिविंग प्लांट कंटेन अप्रोक्सीमेटली द सेम आइसोटोप्स ऑफ अबंडेंस एज अ डस्ट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड द एब्जॉर्ब ऑफ डीके फ्रॉम अ प्लांट इन 15.3 डिसइंटीग्रेट पर मिनट। तो ओरिजिनल डीके दिया हुआ है 15.3, टाइम लिप्स दिया हुआ है 129005730 ईयर्स, और हमें बेसिकली रेट ऑफ डीके मालूम करना है। सो फॉर्मूला हमारे पास n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की पावर n, और t इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई हाफ लाइफ ऑफ टाइम मौजूद है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो t की जगह 12900, n एज इट इज को भी होगा, हाफ लाइफ की वैल्यू ये मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा तो n की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे, n नॉट की वैल्यू, इसकी पावर कैलकुलेट करेंगे 4.75 आएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे 3.2 आ जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसको हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट? इसको भी हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किया इसी लेक्चर में। एक्सप्लेन रेडियो एक्टिव डेटिंग, ब्लू मार्कर से हेडिंग, ब्लैक से अंडरलाइन, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये तमाम चीजें हम आपको यहाँ मेंशन कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो। डिफाइन एक्टिविटी, एक्टिविटी की हेडिंग, डेफिनेशन, फॉर्मूला। अगेन एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन नॉट गिवन है, एन गिवन है, 5730 एयर्स गिवन है। अगेन वही फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपने एन की वैल्यू, एन नॉट की वैल्यू, और यहाँ हमने बेसिकली 2 की पावर एन निकालना है, तो ये इधर जाके डिवाइड होगा तो जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा जाके डिवाइड होगा। सो हम यहाँ पे 100 को 0.2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 की पावर एन 500 आ जाएगा। अब मुझे एन की वैल्यू निकालनी है तो दोनों जाने लॉगरिथम लेना पड़ेगा। आपको पता है लॉग का फॉर्मूला, कि जब ये जो पावर होती है वो कोएफिशिएंट बन जाती है, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे लॉग अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे log 2 की वैल्यू आ गई, ये मल्टीप्लाई होगा तो जाके डिवाइड होगा तो n निकल जाएगा। फिर हम टाइम का फॉर्म लगा के n की वैल्यू रखेंगे, और हाफ लाइफ हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 51374 इसके क्या है, एयर्स हैं। What are radioactive isotopes? Write some more important of its applications as you can see on your screen, जो कि बेस कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। ब्लू मार्कर से हेडिंग, ब्लैक से अंडरलाइन, एप्लीकेशंस आ जाएंगी इसकी, जिसको हमने आपसे अभी डिटेल में डिस्कस किया इसी लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स। मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, पॉलीमराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सर एस एम नासिर शाह को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।